Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. आज अपन जिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और वॉल्वुलर डिसऑर्डर है जिसको बोला जाता है एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक मतलब एओर्टिक वाल, जो वाल होता है एओर्टिक वाल लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच का जो वाल होता है, जो सेमिल्यूनर वाल होता है, उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल। और उसमें अगर रीगर्जिटेशन की प्रॉब्लम आ रही कि वाल में कोई डिफेक्ट हो गया, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से वाल पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहा है और जब कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा जा रही है और जब वो एरोटा में ब्लड चला जाता है उसके बाद ये वाल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, वो वाल पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है और ये ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है या बैक फ्लो वापस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको ज़्यादा फोर्स से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो एंड सिस्टोलिक या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो और ब्लड इधर से आएगा, एट्रियम से वो भी आएगा और साथ में जो रिगर्जिटेट हुआ है ब्लड वो भी आएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उस वॉल्यूम को ज़्यादा पावर से पुश करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा फोर्स लगा के पुश करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे डायलेशन और हाइपरट्रोफी होगी और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज ए कंडीशन इन विच द एओर्टिक वाल between the left ventricle and the aorta is not completely closed at the time of after the systole completely close नहीं हो पाता है। तो जो एरोटा में जो ब्लड होता है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है या वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ज़्यादा फोर्स से काम करना पड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल को और वो हाइपरट्रोफी और डायलेशन कोज करता है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। या कार्डियक आउटपुट अगर जा रहा है एओर्टा के अंदर तो वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो परफ्यूजन भी डिस्टर्ब होगा, कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन भी डिस्टर्ब होगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो एओर्टिक इनसफिशियंसी या एओर्टिक रीगर्जिटेशन is the leaking of aortic wall of the heart that cause blood to flow in the reverse direction during ventricular diastole from the aorta into the left ventricle। जैसे मैंने अभी बताया कि जो एओर्टा होता है उससे रिवर्स बैक होना चालू हो जाता है क्योंकि ये जो वाल होता है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस द कार्डियक मसल्स इज फोर्स्ड टू वर्क हार्डर देन नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कार्डियक मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इट मे बी कोज्ड बाय इन्फ्लामेटरी लीजन्स दैट डिफॉर्म्स द लीफलेट ऑफ द एओर्टिक वाल, प्रिवेंट देम फ्रॉम completely closing the aortic wall orifice। अभी कंडीशन इन्फ्लामेटरी लीजन्स की वजह से अराइज हो सकती है जिसमें कि जो एओर्टिक वाल हो पूरी तरह से कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है। कोजेज की बात करें तो एंडोकार्डाइटिस है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, सिफिलिस है, जो जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी कंडीशन अराइज हो सकती है, या डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म दैट कोज डायलेशन और टीयरिंग ऑफ द असेंडिंग एरोटा। जो असेंडिंग एरोटा उसके अंदर एन्यूरिज्म या डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म बन जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो वापस रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड स्टार्ट हो जाती है। या फिर डिटोरियोरेशन ऑफ एरोटिक वाल रिप्लेसमेंट, पहले एरोटिक वाल का रिप्लेसमेंट किया था और वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा, या जो रिप्लेस्ड वाल था वो डिफेक्टेड हो जाए तो उस कंडीशन में भी वापस रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड होना स्टार्ट हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी भी सेम जो एओर्टिक स्टेनोसिस था उसकी तरह ही होगी, बस स्टेनोसिस के अंदर ब्लड जा ही नहीं पा रहा था, इसके अंदर जाएगा तो सही लेकिन वो वापस आ जाएगा। जैसे स्टेनोसिस में तो ये वाल पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहा था तो इस वाल से ब्लड जा ही नहीं रहा था, वो ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्टेड हो रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन इसके अंदर जाएगा एरोटा में लेकिन वापस आ जाएगा और अल्टीमेटली इसी चैम्बर को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके अंदर देखें तो कोजेज
ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स द एओर्टिक वाल कस्प में भी स्कारिंग हो सकती है, थिक हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द aorta into the left ventricle occurs if the aortic wall cusps do not close completely during diastole। डायस्टोल के टाइम पे जब कस्प पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाते तो बैक फ्लो होना चालू हो जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज विद द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड दैट इज इन एडिशन टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। अब वेंट्रिकल के अंदर अगर ब्लड का वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एट्रियम से जो ब्लड आएगा उसको भी अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन, हाइपरट्रोफी, डिक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम और लास्ट में हार्ट फेलियर। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट, अगर नॉर्मल ज़्यादा ब्लड वापस रिवर्ट बैक नहीं हो रहा है, वॉल्व है वो ज़्यादा ओपन नहीं है, अगर वाल्व का ओरिफिस ज़्यादा ओपन है तो बहुत सारा ब्लड वापस आ जाएगा, तो वो जल्दी सिम्टम्स कोज करेगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, पाल्पिटेशन हो सकता है उनके अंदर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड की डिमांड बढ़ेगी और हार्ट रेट बढ़ सकती है, पाल्पिटेशन हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, क्योंकि कार्डियक जो सप्लाई होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो एंजाइना हो सकता है। बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर एंड डिस्प्लेस्ड अपेक्स बीट, ये आपको एओर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिल सकती है। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल का डायलेशन या हाइपरट्रोफी होगी, डिस्प्लेस्ड अपेक्स बीट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हार्ट का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे नॉर्मली हार्ट का साइज ये था, तो हार्ट का साइज जब बड़ा हो जाएगा तो जो अपेक्स बीट पहले आपको यहाँ सुनाई दे रही थी वो डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा साइड में हो जाएगी जब हार्ट का साइज एनलार्ज हो जाता है। तो इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कैपिलरी पल्सेशन इन नेल बड्स, जो नेल बड्स होते हैं उनमें अपने को कैपिलरी पल्सेशन फील होता है, ऐसे लगता है कि कैपिलरीज में पल्सेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्विंकी साइन। इसके अलावा फीमोरल ब्रूट्स, जो फीमोरल वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्रूट्स अपने को फील होते हैं। ब्रूट्स मतलब ऐसे सडन फ्लो या स्पीड से फ्लो फील होता है अपने को, ब्लड का फ्लो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो, तो उसको बोला जाता है ड्यूरोजाइज साइन। इसके अलावा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आपको देखने को मिल सकता है, सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों बढ़ जाएगा, जब पहली बार अपन ने जैसे एक बार स्ट्रोक वॉल्यूम गया, अब वो वापस आ गया, तो एट्रियम से जितना ब्लड आ रहा था वो भी आ रहा है और साथ में रिगर्जिटेट होके भी ब्लड आ रहा है। इधर से एट्रियम से जो आएगा एरोटा से भी ब्लड वापस रिगर्जिटेट हो रहा है, तो इस टाइम पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा या आइसोमेट्रिक स्टेज जो होती है जिसके अंदर ये वाला वाल्व भी क्लोज हो जाता है और ये वाला वाल्व भी क्लोज हो जाता है, उस वक्त जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, वो बढ़ जाएगा, तो इसका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक मर्मर आपको देखने को या सुनने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ECG करके, इको करके, कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक्सरसाइज टेस्टिंग फॉर द एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको नॉर्मली तो सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं बॉडी की डिमांड बढ़ती है तो उनके अंदर सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं, तो उनके लिए अपन एक्सरसाइज टेस्टिंग करके भी पता लगा सकते हैं और चेस्ट रेडियोग्राफी करके देख सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, वैसोडाइलेटर्स टू रिड्यूस आफ्टर लोड, क्योंकि आफ्टर लोड रिड्यूस होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सच एज निफिटिपाइन टू इम्प्रूव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हार्ट रेट को कम कर देते हैं और पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स जो कि आफ्टर लोड को कम करते हैं, और अवॉइड सीवियर एक्सरसाइज एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हो तो आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ती है और डिमांड को सप्लाई नहीं कर पाती, बॉडी कोप अप नहीं कर पाती और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो ये आपको मैनेजमेंट करना है। और इसके अलावा जो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, रिपेयरमेंट एंड रिप्लेसमेंट, वो आप कर सकते हो। सर्जिकल रिपेयरमेंट एंड रिप्लेसमेंट, वाल्वुलोप्लास्टी एंड वाल्वुलो रिप्लेसमेंट वो आप करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। तो उस वक्त जब आप वाल्वुलर सर्जरी करते हो तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज की जाती है, जो कि प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देती है, ताकि सर्जरी के टाइम पे आपको ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो सके और आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़े। तो थैंक यू गाइज, ये था aortic regurgitation।
जिसके अंदर ब्लड का फ्लो जो एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर जा रहा था, तो सेमिल्यूनर वाल है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है, तो ब्लड वापस ले वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो जाता है। और जब वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो जाएगा तो वेंट्रिकल का डायलेशन एंड हाइपरट्रोफी होगी, इसका साइज बढ़ता जाएगा और इसका साइज बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं।